तो दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल तड़का मीडिया में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों इन दिनों आपने कहर बरसाने वाली मूवी द केरला स्टोरी तो देख ही ली होगी, लेकिन इसी बीच एक और मूवी उतारी गई है। जी हाँ दोस्तों, थिएटरों के अंदर ये केरला स्टोरी कहर मचा रही थी, इसी बीच एक और नई मूवी आपको देखने को मिली है। जी हाँ दोस्तों, जिसका ऑफिशियल टाइटल रखा गया है सिर्फ एक बंदा काफी है। इस एक तरह से इसकी स्टोरी के बारे में बात की जाए तो आसाराम बापू है, उनके ऊपर ये बेस स्टोरी है, पूरी की पूरी ये स्टोरी पूरी बेस है और घमासान मचा हुआ है सब जगह। और इसे देखने के लिए लोग इतने उतावले हो रहे हैं, और जिस प्रकार से केरला स्टोरी में सच्चाई बताई गई थी, इस सीरीज के अंदर भी सच्चाई बताई गई है। और लेकिन इसे एक तरह से थोड़ा कन्वर्ट कर दिया गया है। इसके अंदर बताया गया है कि एक वकील किस प्रकार से आसाराम बापू की सच्चाई उजागर करता है और तकरीबन 5 से 6 सालों तक कंटिन्यू से लड़की के लिए कोर्ट में धक्के खाता है, और इसी बीच उस पर हमला भी होता है और सब कुछ ये सहता है। लेकिन आखिरकार 4 बार उसकी जो रिहाई है वो मंजूर नहीं होती, और इसके बाद उसे आखिरकार जेल जाना ही पड़ता है। तो ये सब गरम मसाला इसके अंदर एक तरह से ट्विस्ट आपको देखने को मिला है। इसे एक तरह से मूवी के अंदर G5 पर इसे उतारा गया है, और जो एक तरह से एक्टिंग की है मनोज बाजपेयी ने, माइंड ब्लोइंग एक्टिंग है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी की स्टोरी आपको एक्सप्लेन करेंगे। रिव्यू की बात की जाए तो एक नंबर है, और बाकी रिव्यू करते हुए चल रहे हैं। तो दोस्तों मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करेंगे, फैक्ट बताएंगे, प्री प्रोडक्शन कास्टिंग, साथ ही साथ मनोज बाजपेयी के बारे में सारी डिटेल हम बताने वाले हैं, और काला चिट्टा खोलने वाला है आसाराम बापू का। तो वीडियो को लाइक करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसकी स्टोरी के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि आज हम बात करेंगे सिर्फ एक बंदा काफी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर आपको कई कैरेक्टर देखने को मिले, और ये आपको पता है कि किस चीज पे आधारित है, आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया। तो दोस्तों बिना देर करे इस एक तरह से सीरीज, ये एक तरह से मूवी है, इसके बारे में हम जानते हैं। मुख्य रूप से इसके बारे में बात की जाए तो इस सीरीज का टाइटल है सिर्फ एक बंदा काफी है। जी हाँ दोस्तों, इसमें बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। एक तरह से आसाराम बापू, एक तरह से ट्रस्ट ने इसे नोटिस भी भेजा इसे फिल्म मेकर को, और साथ ही साथ लेकिन इसी के चलते चलते इसे रिलीज कर दिया गया। और इसका जो प्रमोशन है भाई, माइंड ब्लोइंग तरीके से कराया गया है। मुख्य रूप से जस्ट वन गाई एंड मुख्य रूप से इंग्लिश में टाइटल मैंने बताया है। एक 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की कोर्ट ड्रामा फिल्म है, जो कि अपूर्व सिंह कार्की द्वारा निर्देशित और भानुश्री स्टूडियोज के जी स्टूडियो द्वारा निर्मित है। फिल्म में मनोज बाजपेयी मुख्य भूमिकाओं में आपको देखने को नजर आए हैं। ये मनोज बाजपेयी और संपूर्ण वर्मा को टीम में वापस आती हुई दिखाई दे रही हैं, जिन्हें पहले द एक तरह से फैमिली मैन के सहयोग में जाना गया था, और बहुत ही जबरदस्त मूवी थी। ये एक तरह से सीरीज थी। ये फिल्म एक तरह से 30 मई 2023 को G5 पर रिलीज होने वाली है। यानी एक तरह से मैं आपको बता दूं तो कल ही के दिन एक तरह से ये आपको ऑफिशियल रूप से G5 पर रिलीज होते हुए दिखेगी। साथ ही साथ इसका डायरेक्शन किया है अपूर्व सिंह कार्की ने, साथ ही साथ इसे लिखा है दीपक किंगरानी ने, और ये आधारित है 2030 पर एक नाबालिग से दुष्कर्म का मुकदमा अधिवक्त में लड़ाई तरह से आसाराम बापू के खिलाफ PC सोलकी के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ हम बात करेंगे इसके प्रोडक्शन के बारे में। और विनोद भानुसली और कमलेश भानुसली, विशाल गुरानी, जूहिर प्रकाश मेहता और आसिफ शेख इसके एक तरह से प्रोड्यूसर है। अभिनेता इसमें मनोज बाजपेयी आपको मेन लीड में आपको देखने को मिले हैं। और एक्टिंग की बात की जाए तो एक नंबर एक्टिंग इस एक तरह से मूवीज में आपको देखने को मिली है, जो कि बहुत ही गजब है, बहुत ही अलग अंदाज में आपको देखने को मिले हैं। और बात की जाए तो स्टोरी हुई आसाराम बापू की, इसमें बताई जाएगी कैसे वो एक तरह से गलत काम करते थे, लेकिन इसमें एक नए अंदाज में उसे शो कराया। इसके अंदर जो मनोज बाजपेयी वो एक वकील का रोल निभाएगा, और कैसे वो एक लड़की को इंसाफ दिलाते हैं आसाराम बापू के खिलाफ जाकर, और लोगों द्वारा उन पर क्या एक तरह से बीतती है, लोगों द्वारा उन पर हमला किया जाता है कई बार, वो देखने को आपको मिलने वाला है। जैसा कि आपने जोली LLB 2 जो एक तरह से मूवी थी उसमें आपको देखने को मिला था, उसी प्रकार का एक तरह से ट्विस्ट आपको इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जोली LLB 2 अक्षय कुमार की जो भी एक तरह से रीमेक थी,
फिर भी एक तरह से ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर गई। जूलिया एलबी 2 भी आ चुकी हैं, वो भी ठीक ठाक प्रदर्शन कर चुकी हैं। और इसमें सिनेमेटोग्राफी का काम अर्जुन कुर्ती, साथ ही साथ इसमें एक तरह से एडिटिंग सुमित कोटियस ने की है। और इसमें म्यूजिक संगीत सिद्धार्थ राय और प्रोडक्शन कंपनी भानुश्री स्टूडियोज लिमिटेड, साथ ही साथ जी स्टूडियोज। साथ ही साथ इसे वितरित किया है G5 OTT प्लेटफॉर्म पर। कल ही के दिन ये ऑफिशियल रूप से एक तरह से रिलीज होने वाली हैं। साथ ही साथ कंट्रोवर्सी जमकर आपको देखने को मिलने वाली है। यहाँ 23 में 2023 को ऑफिशियल रूप से रिलीज होने वाली है। इसकी लैंग्वेज की बात की जाए तो ऑफिशियल रूप से इसकी जो लैंग्वेज है वो हिंदी में आपको देखने को मिली है। साथ ही साथ सार इसमें एक बंदा सच्ची घटनाओं से प्रेरित एक कोर्ट रूम ड्रामा है। ये एक नियमित सत्र अदालत के वकील की 5 साल की लंबी स्टेटलाइट लड़ाई की कहानी है, जो सच्चाई के लिए खड़ा है और उन लड़कियों को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करता है जिसके साथ एक देवता ने अन्याय किया था। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार से आपको आश्रम बापू के बारे में देखने को मिला, उसी प्रकार से इसमें भी आपको देखने को मिलेगा। एडवोकेट के रूप में मनोज वाजपेयी, पीसी सोलकी और आदित्य न्यू के रूप में आपको देखने को मिले हैं। सूर्य मोहन कुलकृष्ण बाबा के रूप में और गुड्डू के रूप में कोस्तन मिन्नी, साथ ही साथ निखिल पांडे अमित निहान के रूप में और चांचन मिश्रा के रूप में आपको प्रियंका सोतियस आपको देखने को मिले हैं। साथ ही साथ न्यू के पिता के रूप में जाहिद कुमार और न्यू की माँ के रूप में आपको दुर्गा शर्मा। जी हाँ दोस्तों, इसमें कैरेक्टर के बारे में मैंने बता दिया। फिल्म का संगीत रोहित संगीत और सिद्धार्थ हल्दीपुरी ने दिया है। और मुख्य रूप से ट्रैक की बात की जाए तो तकरीबन 2 ट्रैक है, एक 4 मिनट का, दूसरा 2 मिनट का। टोटल मिलाकर लेंथ की बात की जाए तो ट्रैक होगी 6.5 मिनट बैठ रहा है। और साथ ही साथ प्रोडक्शन की बात की जाए तो फिल्म की शूटिंग 9 अक्टूबर 2022 को शुरू हुई और ये भी घोषणा की गई कि मनोज वाजपेयी को मुख्य भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया है। फिल्म की शूटिंग मुख्य रूप से मुंबई में हुई और दिसंबर 2022 तक शूटिंग पूरी कर ली गई। साथ ही साथ फिल्म का पहला लुक 8 दिसंबर 2022 को जारी किया गया था। इसके बाद मनोज वाजपेयी के जन्मदिन को चिन्हित करने के बाद 23 अप्रैल 2023 को एक टीजर पोस्टर के माध्यम से फिल्म को रिलीजिंग की घोषणा की जाएगी। फिल्म का ट्रेलर एक तरह से मैं आपको बता दूं 8 मई 2023 को लॉन्च किया गया था और साथ ही साथ एक टीजर के साथ ट्रेलर आपको पहले देखने को मिल चुका है और एक टीजर के साथ पोस्टर के माध्यम से फिल्म की रिलीजिंग तारीख घोषित की गई थी। साथ ही साथ दोस्तों विवाद ट्रेलर लॉन्च के ठीक बाद मशहूर संत एक तरह से आश्रम बापू ने फिल्म के निर्माताओं को कानूनी नोटिस भेजा है। जी हाँ दोस्तों, इसी पर हम बात करेंगे आश्रम बापू के बारे में और साथ ही साथ सारी डिटेल बताएंगे। आश्रम बापू के बारे में भी सारी डिटेल एक तरह से बताने वाले हैं और साथ ही साथ इसी के साथ मुख्य रूप से इनके बारे में और भी डिटेल बताए गए। तो सबसे पहले हम एक तरह से मनोज वाजपेयी के बारे में जान लेते हैं जो कि मेन लीड है, फिर आश्रम बापू के बारे में भी हम कवर करेंगे। तो मुख्य रूप से मनोज वाजपेयी से सीरीज के अंदर आपको देखने को मिले हैं, साथ ही साथ बहुत अच्छी तरीके से इसे बनाया गया है। मुख्य रूप से मनोज वाजपेयी के बारे में डिटेल जानते हैं। मनोज वाजपेयी, जी हाँ दोस्तों, इनका जन्म 30 अप्रैल 1965 को हुआ, जिन्हें मनोज वाजपेयी के नाम से लिपित किया जाता है। एक भारतीय अभिनेता है, मुख्य रूप से हिंदी सिनेमाओं में काम करते हैं और उन्हें तेलुगु तमिल फिल्म भाषा की फिल्म भी एक तरह से करते हैं। व्यापारिक रूप से विश्व सिनेमा के बेहतर अभिनेताओं में से एक के रूप में माने जाते हैं। वे 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 6 फिल्म फेयर पुरस्कार और 2 एशियन पुरस्कार प्राप्त करता है। 23/2019 को कला में उनके योगदान के लिए उन्हें भारत में 4थे सर्वोच्च नागरिक का सम्मान दिया गया, यानी पद्म श्री से सम्मानित किया गया। साथ ही साथ इसी के साथ इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से एक तरह से एक्टिंग की और साथ ही साथ पद्म श्री भी इन्होंने पा रखा है। मुख्य रूप से इनके बारे में बेसिक डिटेल बताया तो 30 अप्रैल, जी हाँ दोस्तों, इनके जन्मदिन के दिन ही एक तरह से इसका टीजर लॉन्च किया गया और अभी 30 से एक तरह से मई को इसे रिलीज कर दिया जाएगा। मुख्य रूप से इनकी आज उम्र 58 साल है और बिहार और भारत में इनका जन्म हुआ। जी हाँ दोस्तों, G5 के अभी आप प्लेटफॉर्म पर जाकर देखोगे तो ऑफिशियल रूप से इसे अभी तक रिलीज नहीं किया गया और प्रीमियर आपको
कल सुबह पहले यानी एक तरह से बहुत जल्द आपको देखने को मिलने वाली हैं। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे यदि वीडियो पसंद आ रही है तो। साथ ही साथ मिसेस अंडरकवर ये बहुत अच्छी मूवी थी जो कि ऑप्शन लूप से आपको देखने को मिली थी, और उसके बारे में भी सारी डिटेल जितनी भी है मैंने प्रोवाइड करा दिया, आप ऊपर दिए गए लिंक से आप जाकर देख सकते हो। साथ ही साथ यू टर्न जो मूवी है थी उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ एक और मूवी आपको ऑप्शन लूप से देखने को मिली है G5 पर, उन सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और मनोज वाजपेयी एक अभिनेता हैं, साथ ही साथ इस इंडस्ट्री में 1993 से वर्तमान तक काम कर रहे हैं। दोस्तों सारे जीवन साथी के बारे में बात की जाए तो शबना रज्जा मुख्य रूप से 2006 में इनकी जीवन साथी बनी। आज इनके एक बच्चा भी है और अवार्ड्स तो अनगिनत है, मैं आपको एक एक करके सारे के बारे में बताऊंगा। और हाल ही में इन्होंने 2019 में पद्मश्री मिला है, और साथ ही साथ इनके बारे में सारी की सारी डिटेल बताने वाला हूँ। यदि आपको G5 की या किसी भी OTT प्लेटफॉर्म हो, नेटफ्लिक्स, डिज्नी हॉटस्टार, एप्पल प्लस, अमेजॉन प्राइम और साथ ही साथ और भी कोई विदेशी देसी हॉलीवुड बॉलीवुड कोई सी भी सीरीज मूवी हो, चाहे वो हॉल में हो चाहे OTT प्लेटफॉर्म पर उतरी हो, सभी के रिलेटेड अपडेट, रिव्यू, फैक्ट और एक्सप्लेनेशन की वीडियो हमारे चैनल पर हम प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो इन सभी को देखने के लिए जरूरी है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे। साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में जाए, यानी एक तरह से नीचे कमेंट बॉक्स में जाए और सिंपली एक कमेंट लिख दे जिस भी सीरीज या मूवी के बारे में आपको एक्सप्लेनेशन जानना है या आपको वीडियो कैसी लगी। साथ दोस्तों बिहार के पश्चिम में पंचरण जिले के बहोत्तरी शहर के पास एक छोटे से गांव में बेलम में जन्मे एक तरह से वाजपेयी बचपन से ही अभिनेता बनने की इच्छुक थे। वह 17 वर्षों की आयु में दिल्ली एक तरह से स्थानांतरित हो गए और राष्ट्रीय नाटकीय विद्यालय के लिए आवेदन किया। केवल 4 बार खारिज कर दिया गया। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उन्होंने थिएटर करना जारी रखा और वाजपेयी ने 1984 में 1 मिनट की भूमिका में शेखर कपूर और ब्रैडी क्रीन में 1984 में डकैत के रूप में एक छोटी भूमिकाओं के साथ अपनी फीचर फिल्म की शुरुआत की, कुछ अनजानी भूमिकाओं के साथ। और साथ ही साथ इसी के साथ साथ उन्होंने राम गोपाल वर्मा की 1998 की क्राइम ड्रामा सत्य में गैंगस्टर बीकू महत की भूमिका निभाई, जो एक सफलता साबित हुई। इस फिल्म के लिए वाजपेयी को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म समीक्षा पुरस्कार मिला। इसके बाद उन्होंने 1999 में एक तरह से वाई अवार्ड जीता और सूल 1999 में बाद के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं के लिए अपना दूसरा फिल्म फेयर क्रिस्टल अवार्ड जीता। साथ ही साथ वाजपेयी ने पिंजरे 2003 के लिए विशेष जूरी राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। इसके बाद फिल्म में संक्षिप्त अनजानी भूमिकाओं के लिए श्रृंखला आई जो उनके करियर को आगे बढ़ाने में विफल रही। इसके बाद उन्होंने राजनीतिक थ्रिलर राजनीति 2010 में एक लालची राजनीति की भूमिका निभाई जिसके खिलाफ सारा बनी, और 2012 में वाजपेयी ने गैंगर और बॉलीवुड के समीक्षा द्वारा प्रसारित मुख्य किरदार सरदार खान की भूमिका निभाई। उनकी अगली भूमिका चक्रव्यूह 2012 में एक नक्सली और विशेष 26 2013 में एक CBI अधिकारी के रूप में थी। 2016 में उन्होंने हसन मेहता और प्रोफेसर रामचंद्र सिरस चित्रण की और जीवन नाटक अलीगढ़, जिसके लिए उन्होंने अपना तीसरा एक तरह से सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं का फिल्म फेयर क्रिस्ट अवार्ड और 16वां एशियन पेशन स्क्रीन अवार्ड और सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं का पुरस्कार जीता। उन्हें अपने प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एक तरह से 64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। साथ ही साथ उन्होंने द फैमिली मैन 2021 के अंदर अपना सबसे करियर की सबसे हिट एक तरह से सीरीजों के अंदर अपना नाम कमाया। इसलिए चलते चलते उन्हें और भी काम दिया गया और लोगों द्वारा उन्हें पहचाना गया। साथ ही साथ इसी के चलते चलते उन्होंने इसका सेक्शन 2 भी आपको देखने को मिलने वाला है और मल्टीपल सेक्शन आपको कंफर्म देखने को मिलेगी। वाजपेयी का जन्म एक पवित्र हिंदू ब्राह्मण परिवार में हुआ। वे 23 अप्रैल 1970 को बिहार से पश्चिम चरपा बोतिल शहर के पास बेलगन नामक के शहर एक तरह से गांव में हुआ। वह अपने 5 अन्य भाई बहनों में दूसरे नंबर के बच्चे हैं और उनका एक जैसे नाम अभिनेता मनोज कुमार के नाम से भी रखा गया है।
साथ ही साथ इसी के साथ इस इंडस्ट्री में ऐसा है जो कि अपने खुद के बलबूते पर खड़े हुए हैं और इस इंडस्ट्री के अंदर आए हैं। साथ ही साथ उनकी एक छोटी बहन पूनम दुबे फिल्म उद्योग में एक फैशन डिजाइनिंग है। उनके पिता किसान हैं और उनकी माँ एक तरह से हाउसवाइफ है। एक किसान के बेटे के रूप में वाजपेयी अपनी छुट्टियों के दौरान खेती करते हैं और बचपन से ही वे एक अभिनेता बनना चाहते थे। साथ ही साथ उनके पिता को उनकी शिक्षा के लिए पैसे इकट्ठा करने में कठिनाई हुई, तो उन्होंने चौथी कक्षा तक एक झोपड़ी स्कूल में अध्ययन किया और बाद में किश्ती राजा हाई स्कूल बोतिया में अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त की, जहां उन्होंने बोतिया महारानी जानकी कुमार कॉलेज में 12वीं की पढ़ाई पूरी की। साथ ही साथ वह 17 वर्षों में आयु में नई दिल्ली चले गए और फिर 7वीं फिर से रामजस्व कॉलोनी दिल्ली विश्वविद्यालय गए और वाजपेयी ने ओम प्रकाश और राशिद शाह और भी अभिनेताओं से राष्ट्रीय नाटक विद्यालय में एक तरह से मुलाकात हुई, इसलिए उन्होंने आवेदन किया और 3 बार रिजेक्ट किए जाने के बाद चौथी बार में उन्हें एक मूवी के अंदर छोटी भूमिकाओं के लिए लिया गया, जो भी बहुत छोटी थी, जिसके अंदर भी इनका नंबर बहुत मुश्किल से आया था। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ मुख्य रूप से वाजपेयी और ओमपुरी और रशीदुद्दीन शाह जैसे अभिनेताओं में राष्ट्रीय नाटक विद्यालय के बारे में सुना। उन्हें आवेदन किया और साथ ही साथ अभिनेता रोहित यादव के सुझाव के बाद उन्होंने निर्देशक और अभिनेता अशोक बैरन जॉन के कार्यशाला में भाग लिया और वाजपेयी के अभिनय में प्रदर्शन होने से जॉन से उन्होंने अपने शिक्षण और सहायक करने के लिए मुख्य भूमिकाओं में एक तरह से रोल निभाया। साथ ही साथ नाटकीय विद्यालय में छात्रों के रूप में उन्होंने अन्य पदाई स्कूल में एक प्रशिक्षण में पद की फैसला किया और वाजपेयी की शादी दिल्ली की एक लड़की से हुई। और साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ लेकिन वह संघर्ष के दौरान उनका एक तलाक हो गया। करीब 1988 के ठीक बाद उनकी मुलाकात अभिनेत्री शबना राज से हुई, जिन्हें नेहा के नाम से भी जाना जाता है, और इस जोड़े ने 2006 में शादी की। जी हाँ दोस्तों, 2006 में शादी की और इनके एक बेटी भी है। मुख्य रूप से 1984 से 2001 की शुरुआत में सफलताएं इनकी कदम चूमते हुए नजर आई। गोविंद निहारे की दौड़ा काल 1994 की उनकी 1 मिनट की भूमिका के बाद वाजपेयी ने बॉयफ्रेंड ड्रामा बैटरिन की 1984 में अभिनय किया। फिल्म की कास्टिंग और डायरेक्टर त्रिगी घोष ने उनके डायरेक्टर और खौर कपूर को उनका नाम सुझाया और वाजपेयी को हिंदी में डकैते विक्रम सलाह की भूमिका मिली। साथ ही साथ दोस्तों 1984 से 2001 की शुरुआत और सफलताएं इनकी बहुत ही ज़बरदस्त थी। गोविंद निहारिया की दो काल में 1984 में उनकी 1 मिनट की भूमिका के बाद वाजपेयी ने बायोग्राफी ड्रामा वेडिंग क्वीन 1984 में अभिनय किया। फिल्म की कास्टिंग डायरेक्टर त्रिगी जुलियन ने उनके डायरेक्शन शेखर कपूर को उनका नाम सुझाया और वाजपेयी को फिल्म में डकैत विक्रम मल्ला की भूमिका के लिए जाना गया था, जो अंततः प्रियेंद्र पाटले से पास की। फिल्म के वाजपेयी को डाकू मान सिंह का रोल मिला और उस दौरान उन्होंने हसंत मेहता और इतिहास द्वारा निर्देशित कलाकार नामक एक टेलीविजन धारावाहिक की भूमिका दूरदर्शन निभाई। वाजपेयी के संघर्षशील अभिनेता थे। जब महेश भट्ट ने उन्हें दूरदर्शन और प्रसारित होने वाले शॉप ऑफर और स्वाभाविकता 1995 को पेश किया, वह कम शुल्क पर धारावाहिक करने को तैयार हो गए और दस्तक 1986 और तमत्रार 1994 जैसी फिल्मों में छोटी भूमिका निभाते हुए नजर आए। निर्देशक राम गोपाल ने वाजपेयी को खोजने तक जब दाऊदी 1987 ने एक कॉमेडी फिल्म के लिए कास्टिंग कर रहे थे, जिसमें उनकी एक सहायक भूमिका थी। फिल्म पूरी होने के बाद वर्मा ने वाजपेयी को एक छोटी भूमिका देने के लिए खेद व्यक्त किया और फिर उन्होंने वाजपेयी को अपनी अगली फिल्म में प्रमुख भूमिका देने का वादा किया और सत्य 1998 में एक अपराध नाटक उनकी के साथ अगली फिल्म थी। फिल्म ने वाजपेयी में गैंगस्टर बीकू मल्होत्रा की भूमिका निभाई, जो कि मुंबई में अंडरकवर में अपनी संगठन बनाने के चित्रण के साथ आता है। साथ ही साथ सत्या को ज़्यादातर मुंबई की असली झुमटियों शूट किया गया और इसे 1988 के भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में प्रदर्शित किया गया और ज़्यादातर सकारात्मक समीक्षाओं
के लिए खोला गया और अभिनव चोपड़ा ने वाजपेयी को अन्य के प्रदर्शन को इतना अच्छा कहा कि अपने उनके पसीने के लथपथ शरीर पर मुंबई की गंदगी को अलग सूझ सकते हैं। और फिल्म का व्यावसायिक सफल थी और वाजपेयी ने अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेताओं के लिए राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं के लिए फिल्म फेयर क्रिस्ट अवार्ड। फिल्म फेयर ने बाद में बॉलीवुड के शीर्षक 80% प्रतिनिधित्व प्रदर्शन के लिए 2010 के अंक में उनके प्रदर्शन को शामिल किया। वाजपेयी ने वर्मा के साथ 1999 में वाय और सूल वोस के साथ पूर्व एक निरसंग और बाद में फिल्म निर्माण जैसी एक घर में केवल 3 पात्रों वाला एक वेंधन की भूमिका निभाई, जो कि ठीक ठाक प्रदर्शन करते हुए नजर आए। साथ ही साथ मनोत्री जिले में राजेंद्र अपराधी गढ़वाल जो थे, जिसे सिर्फ ने फिल्म में एक तरह से वाजपेयी के प्रदर्शन की वास्तविकता अद्भुत की, विशेष रूप से रविंद्र टंडन के साथ भावनात्मक प्रदर्शन के रूप में लेप किया गया। फिल्म ने हिंदी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म की राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता, जिसे वाजपेयी ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए फिल्म फेयर क्रिस्टिंग अवार्ड जीता। उन्हें तेलुगु रोमांटिक फिल्म प्रेम कथा 1999 में भी उनकी अभिनय किया और साल 2000 की शुरुआत में वाजपेयी ने एक कॉमेडी दिल पे मत ले यार, जी हाँ दोस्तों, इस मूवी को लिया और ये क्राइम ड्रामा दादा में भी आपको देखने को नजर है। और ताबू के साथ साथ राकेश ओम प्रकाश मेहरा की आलोचना थ्रिएटर एक्शन फिल्म में भी देखने को मिले। साथ ही साथ उनके साथ एक तरह से उन्हें फतेहपुर के महाराजा विजेंद्र सिंह की भूमिका निभाई, जो कि 2 पत्नियों के साथ एक पोला उत्सव राजकुमार थे। उनकी चरित्र जोधपुर के महाराजा हनवंत सिंह के प्रेरित थी, यानी एक तरह से वहां से इन्हें लिया गया था। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो दोस्तों रिलीजिंग डेट के बारे में बात की जाए तो 23 मई 2023 को, जी हाँ दोस्तों, आज ही के दिन इसे एक तरह से G5 के OTT प्लेटफॉर्म पर उतारा गया है। और जहां तक मेरा अंदाजा है कि ऐप क्रैश भी हो सकता है इसके ट्रैफिक को देखते हुए, और प्रमोशन भी दबा के कराया गया है, क्योंकि हकीकत जो है वो इस सीरीज में बताया गया है और जिस हिसाब से इसमें सस्पेंस और ट्विस्ट दिया गया है वो बहुत ही जबरदस्त है। तो दोस्तों आपने ये एक तरह से मूवी देख ली या आप देखने जा रहे हो तो नीचे कमेंट कर दे, और मेरे हिसाब से तो आपको ये मूवी एक बार जरूर देखनी चाहिए। जिस प्रकार से कहर स्टोरी कहर बरसा रही है, ये भी कुछ दिनों में कहर बरसाएगी। और इसके ऊपर एक बवाल भी हो चुका है, आश्रम बापू ट्रस्ट ने इसे एक लीगल नोटिस पे भेजा है, लेकिन उसी के चलते इसे OTT प्लेटफॉर्म G5 पर उतार दिया गया है। चाहे कितनी इसे रोकने की कोशिश की जाए, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है और इसे OTT प्लेटफॉर्म G5 पर उतारा गया है। तो दोस्तों चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर दो, और साथ ही साथ स्टोरी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी क्या देखने को मिलेगा। अब इसके मनोज वाजपेयी के बारे में थोड़ी डिटेल है वो मैं आपको बताता हूँ। गोड्डे गोड्डे चामुकिया। तो दोस्तों आज की वीडियो यदि आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करते हैं। हम सभी सीरीज मूवी OTT प्लेटफॉर्म हो, चाहे G5 हो, Amazon प्राइम या OTT कोई सा भी प्लेटफॉर्म हो, यहाँ तक कि गया बीता हमारा वूट हो, सभी की एक्सप्लेनेशन और रिव्यू और साथ ही साथ जो भी वायरल एक तरह से मूवी चलते हैं उन सभी की एक्सप्लेनेशन हमारे चैनल पर प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो इन सभी को देखने के लिए जरूरी है कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दे, ताकि हमारी जितनी भी वीडियोस उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दे। साथ ही साथ आज ही के दिन जैसा कि ऑफिशियल रूप से मैंने बताया था कि रिलीज़ होने वाली है ये एक तरह से मूवी ऑफिशियल रूप से G5 के OTT प्लेटफॉर्म पर। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ इसी के बारे में हम सारी डिटेल हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। तो हम जान रहे थे इस मूवी के अंदर सबसे पहले एक तरह से मनोज वाजपेयी के बारे में, इनके बारे में कई डिटेल हमने बता दी थी, और साथ ही साथ करियर के बारे में भी कई बात कर ली थी, और साथ ही साथ स्ट्रगल किस प्रकार से इन्होंने किया, सारी चीज़ें हमने डिस्कशन कर ली थी। और साथ ही साथ अब 2002 से 2009 में इनके करियर के बारे में बात कर रहे थे। वाजपेयी 2022 की एकमात्र रिलीजिंग रोड थिएटर रोड थी। उन्होंने फिल्म में एक विरोधी एक सही यात्री की भूमिका निभाई, जो एक जोड़े विवेक ओबरॉय और अंतराल माली द्वारा अभिनीत थी से लिपटे रहने के बाद मैनरो हत्यारा बन जाता है, और वाजपेयी को फिल्म के लिए नकारात्मक भूमिकाओं को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए एक और फिल्म फेयर नामांकन मिला।
पिक्चर 2003 एक पीरियड ड्रामा जो कि भारत के विभाजन के दौरान सेट किया गया था। वाजपेयी की विशेष वर्ष की पहली रिलीज थी। चंद्र प्रकाश द्विवेदी द्वारा निर्देशित यह फिल्म इसी नाम के पंजाबी उपन्यास पर आधारित है। फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय एक तरह से फिल्म फेयर विशेष रूप से पुरस्कार मिला और बाद में उन्होंने जेपी दत्ता के युद्ध फिल्म एलओसी के लिए कॉर्पोरेट ड्रामा एक तरह से योद्धा सही यादव को चित्रित किया गया। यह कारगिल युद्ध पर आधारित थी और वाजपेयी को इसे सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेताओं के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। दोनों फिल्म व्यावसायिक रूप से विफल रही और वाजपेयी को अगली भूमिका जागो 2004 में रविंद्र टंडन के साथ मकरंद देशपांडे की हरान और थिएटर इत्तेफाक में भूमिका मिली। जागरण ने उन्हें एक पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई जो कि अपनी 10 साल की बेटी के साथ बलात्कार और हत्या के बाद स्थिति को अपने हाथ में ले आता है। उसी वर्ष वह यश चोपड़ा की रोमांटिक ड्रामा वीर जारा 2004 में सहायक भूमिकाओं में निभाई। साथ ही साथ 55वें बेलियन फिल्म महोत्सव में प्रदर्शन किया और सर्वोत्तम स्तर में और 940 मिलियन यानी लगभग 12 मिलियन यूएसडी से भी अधिक की कमाई की और वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। 2005 में वाजपेयी ने धनेश दर्शन के नाटक वेम्पायर थिएटर और फेयरवन और अंग्रेजी भाषा की फिल्म रिटर्न टू राजापुर में अभिनय किया। उन्होंने तेलुगु रोमांस फिल्म हैप्पी 2006 में अभिनय किया। साथ ही साथ 2007 में वाजपेयी ने 1971 की मेजर सूरज सिंह की भूमिका निभाई और फिल्म 6 भारतीय सेनाओं के जवानों की कहानी को बताती हैं जो 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पकड़े जाने के बाद पाकिस्तान जेल से भाग जाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों और भी कई भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। 2007 में वाजपेयी ने 1971 में मेजर सूर्य प्रताप के साथ भूमिका निभाई। जिस प्रकार से भारत पाकिस्तान के अंदर ये जो मूवी थी बहुत ही हिट गई, साथ ही साथ ज़्यादातर पीछे हट चुकी थी। इनकी जो एक तरह से नकारात्मक समीक्षा दी गई थी। इस प्रक्रिया में एक ऐसा चित्रण का निर्माण है जो शब्दों की तुलना में अपनी आंखों से अधिक कहता है। उन्होंने अगली बार गणेश आचार्य की एक तरह से मूवी के अंदर अभिनय किया जो भी एक तरह से सुपरहिट रही और मनोज बाजपेयी के प्रदर्शन को देखते हुए साउथ इंडस्ट्री में भी इन्हें काम मिलने लगा और इसी के बाद इन्हें एक तरह से फ्लाइंग जेट की जगह फ्लाइंग बढ़ी और साथ ही साथ 2007 में उन्होंने अपनी सभी रिलीजिंग वित्तीय विफलताएं थी और अगले साल उन्होंने कलाकारों की टुकड़ी मनी है तो हनी है 2008 में अभिनय किया जो कि बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। तेलुगु फिल्म वेदम को फिल्माते समय वाजपेयी के कंधे पर चोट लग गई और वह लगभग 2 साल तक स्क्रीन से दूर रहे। इसके बाद उन्होंने कॉमेडी जुगड़ा 2009 के साथ एक प्रमुख भूमिकाओं में वापसी की जिसके अंदर इनका प्रदर्शन ठीक ठाक था। 2006 की दिल्ली सीलिंग ड्रामा घटना पर आधारित है। उनकी अगली कड़ी मिस्टर थ्रिलर एक्सी एक्सपर्ट 2009 थी। 2006 की अमेरिकन फिल्म एनलोर की रीमेक थी। उन्होंने उन लोगों में से एक की हास्य भूमिका निभाई जिनका अपहरण कर लिया गया था। साथ ही साथ एक कारखाने में बंद कर दिया गया था जिसकी कोई याद नहीं है वह कैसे आया और फिल्म में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया और उनकी अगली रिलीजिंग को वित्तीय असफलताओं का सिल्लिकेट जारी किया और मधुर एक तरह से भंडकरी की जेल में उन्हें मुख्य रूप से भूमिका निभाई और उन्होंने अपनी भूमिकाओं के लिए उनके नायक नील नीतीश मुखर्जी द्वारा अभिनय कलाकारों और संरक्षित किया गया। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ 2010 से वर्तमान तक राजनीति और उनके बाद 2010 में वाजपेयी ने प्रकाश झा की एक तरह से बड़े बजट की राजनीतिक थ्रिलर राजनीतिक अभिनय किया। द टाइम्स ऑफ इंडिया के निखित आजकीज ने अपनी समीक्षाओं का उल्लेखन किया और वाजपेयी को एक तरह से पकड़ते और अपने मूत्रबुद्ध करने वाले प्रदर्शन की याद वापस आई। भारतीय व्यापारिक पद का राजनीतिक ने लगभग 600 मिलियन लगभग 10.5 मिलियन यूएसडी निवेश की वसूली को लेकर आशंका जताई। साथ ही साथ 1.3 बिलियन लगभग 80 एक तरह 18 मिलियन और दोस्तों से अधिक की कमाई के साथ फिल्म एक बड़ी व्यापारिक सफल साबित हुई। फिल्म के लिए वाजपेयी को फिल्म फेयर में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेताओं का नामांकन मिला। इसके बाद उन्होंने 2 तेलुगु फिल्म अभिनय किए और वेदम 2010 और पुली 2010 और उसके
बाद कॉमेडी 10/16/2010 उनकी एनिमेटेड फिल्म रामायण द एपियस में भी राम की एक दशावतार दी, जो कि भारतीय महाकाव्य रामायण पर आधारित था। आरक्षण 2011 भारत में जाति अधिकारी आरक्षण के मुद्दे पर अधिकारी एक सामाजिक नाटक वाजपेयी की अगली कड़ी थी। फिल्म ने कुछ समूह में विवाद की जन्म दिया, लेकिन और इसके नाटक के रिलीजिंग से पहले उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश में इसे प्रतिबंध कर दिया गया। व्यापारिक पात्रों को फिल्म में से अधिक उम्मीद थी, लेकिन ये अंततः बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप गई। वाजपेयी की अनुवर्ती थ्रिलर लंका 2011 थी और 2012 में वाजपेयी ने अनुराग कश्यप की 2 भाग वाली अपराधी फिल्म गैंग ऑफ द वॉस्पेयर में दिखाई दिए। पहले उनका किरदार सरदार खान दिखाया और अपनी भूमिका की तैयारी के लिए वाजपेयी ने अपना सिर मुंडवा लिया और 4 किलोग्राम वजन घटाया। इसका प्रीमियम 2012 के वंश फिल्म फेस्टिवल, टोरियन फिल्म फेस्टिवल, 2013 में सनरोज फिल्म फेस्टिवल के अंदर हुआ, जिसके अंदर इनकी जो एक्टिंग है वो बहुत अच्छी मानी गई। साथ ही साथ गैंग्स ऑफ द वॉरियर्स मुख्य रूप से भारत के अंदर मुख्य रूप से इस मूवी को 22 जून को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली और इसी के चलते चलते लोगों द्वारा इन्हें भी पसंद किया जा रहा था और अपना सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मेंस करने के बाद फिल्म ने उनके प्रदर्शन को भाजपा को नामांकित किया गया। जी हाँ दोस्तों, इन्हें नॉमिनेट किया गया इस मूवी के लिए और इसी के चलते ये भी सुपर हिट रही। फिल्म ने उनके प्रदर्शन के लिए वाजपेयी को नामांकित करने के बाद फिल्म पर पुरस्कार जीता। साथ ही इसकी जो अगली कड़ी है वो भी एक तरह से बने, जो कि बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और साथ ही साथ पिछले 20 वर्षों की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक के साथ इन्होंने वापसी की। जिस प्रकार से इनका परफॉर्मेंस था माइंड ब्लोइंग। 2023 में वाजपेयी की 5 रिलीजिंग थी, जिसमें सबसे पहली सफ़र उनकी तमिल फिल्म पहली रिलीजिंग थी। जी हाँ दोस्तों, तमिल फिल्म में इन्होंने भी बोलबाला मचा दिया था उस समय। साथ ही साथ वह पहली फिल्म में स्पॉट रोल में देखने को मिले, जिसके अंदर भी उनका प्रदर्शन ठीक ठाक था, लोगों द्वारा ज़्यादा पसंद नहीं किया गया। साथ ही साथ 2013 में वाजपेयी की 5 रिलीजिंग में से एक तमिल हो चुकी और साथ ही साथ नीरज पांडे की ट्रेलर फ्रॉम स्पेस 26 में दिखाई दी है और 1997 के ओपन हाउस डकैती पर आधारित उनकी फिल्म में एक सीबीआई अधिकारी की भूमिका निभाई। इसके बाद क्राइम फिल्म शूट आउट में एड वाइड और जिसमें उन्होंने गैंगस्टर साबरी इब्रीत कास की प्रेरित का एक किरदार निभाया और वाजपेयी ने प्रकाश झा के साथ 4थी बार सत्याग्रह किया। फिल्म ने 2011 के भ्रष्टाचार के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता और हजारे की लड़ाई में काफ़ी हद तक प्रेरित किया। कलाकारों की टुकड़ी विशेष थी। इसी फिल्म को मुंबई और दिल्ली सामूहिक एक से बलात्कार सार्वजनिक विरोध के साथ रिलीज होने के कारण व्यावसायिक पात्रों द्वारा अधिकतम उम्मीद की गई थी। सत्याग्रह ने घरेलू स्तर पर 675 मिलियन USD का एक 675 मिलियन रुपए का और 8.5 मिलियन रुपए की एक तरह से USD की कमाई की। महाभारत के युधिष्ठिर की आवाज़ दी, जो कि इस नाम के भारतीय काव्य पर आधारित थी। एक 3D एनिमेशन फिल्म थी। 2014 में वाजपेयी ने तमिल एक्शन फिल्म अंजना में प्रतीक की भूमिका निभाई। वाजपेयी ने अपनी अगली फिल्म तेवर 2015 के साथ नकारात्मक समीक्षा के साथ एक रोल निभाया और 2003 में तेलुगु फिल्म ओगडस की रीमेक फिल्म नकारात्मक समीक्षाओं के साथ खुली बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। उसी वर्ष वह रवीना टंडन के साथ देशभक्ति थ्रिलर वाली लघु फिल्म जय हिंद में दिखाई दिए। 6 मिनट के रन टाइम के साथ फिल्म को भारतीय स्वतंत्रता दिवस के ठीक पहले ओयो रूम्स द्वारा यूट्यूब पर रिलीज़ किया गया। वाजपेयी ने 2016 में टंडन नामक एक और लघु फिल्म अभिनय किया और देवश्री मक्खिन द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने इसे एक तरह से ईमानदारी पुलिस कांस्टेबल द्वारा सम्मान किए जाने वाले प्रदर्शन को दिखाया गया और उसे यूट्यूब पर रिलीज़ किया गया। इसी वर्ष उन्होंने असल मेहता की जीवन नाट्य अलीगढ़ प्रोफेसर रामचंद्र सीरस को चित्रित करने वाली एक मूवी बनाई। कहानी एक समलेकर प्रोफेसर के जीवन का अनुसरण करती हैं और इसे कम कुलगुणता के कारण अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से निष्कासित कर दिया गया था। वाजपेयी ने अपनी भूमिकाओं की तैयारी के लिए शीर्षी की कुछ फिल्म देखी और इस फिल्म को 20वें बेक्सर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में और 2015 के मुंबई फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शन किया गया
और अलीगढ़ को सकारात्मक समीक्षा के साथ 26 फरवरी 2016 को रिलीज़ किया गया। वाजपेयी ने 10वें एशियन फैशन स्क्रीन अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं का पुरस्कार जीता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं के लिए उनका तीसरा फिल्म फेयर क्रिस्ट अवार्ड जीता। उन्हें अगली बार राजेश फिल्म की हास्य गति ट्रांसफॉर्मर 2016 में एक ट्रैफिक कांस्टेबल की भूमिका निभाई। इसी फिल्म की भूमिका की रीमेक थी और ये फिल्म 6 मई 2016 को रिलीज हुई। दुनिया की सबसे कम एक दस उम्र की कैथरिक धाव इसके बारे में कॉमेडी सत उच्चता 2016 और लघु फिल्म आई चाउंड मिचर पांडे द्वारा निर्देशित है। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को करते हुए सब्सक्राइब आगे की तरफ बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार मनोज वाजपेयी ने 2017 की एक तरह से पहली मूवी के अंदर एक तरह से अपना कमबैक करने के साथ साथ बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया, इन्हीं के बारे में सारी डिटेल हम जानेंगे और सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दें। तो इनके बारे में कई डिटेल एक तरह से प्रोवाइड है, उन सभी के बारे में बात की। वाजपेयी की 2017 की रिलीज इंस्पायर्ड थ्रिलर नामक सबना मूवी थी, जो कि 2015 की फिल्म वीबी की स्पिन ऑफ थी, जिसमें तापसी पन्नू ने सबना के अपनी भूमिका को दोहराया। उसी वर्ष उन्हें क्राइम ड्रामा सरकार 3 के लिए राम गोपाल वंश के साथ फिर से काम मिला। यह सरकार फिल्म श्रृंखला में तीसरी एक तरह से पार्ट थी। फिल्म में उनका किरदार रविंद्र केजरीवाल पर आधारित था। उस वर्ष बाद वाजपेयी कुछ समय के लिए ड्रामा फिल्म रूखी में दिखाई दिए और 2018 में वाजपेयी ने क्राइम थ्रिलर एरियन के साथ नीरज पांडे के साथ फिर से काम किया, जहां उन्होंने कर्नल अभय सिंह की भूमिका निभाई, जो अपनी असलियत मेजर का जय भक्ति का पीछा करना चाहते हैं। फिल्म समीक्षाओं मनोज जोश ने फिल्म को एक तरह से खतरनाक की आलोचना की और वाजपेयी के एक गीत और फिल्म की एकमात्र बचत ग्रेस कहा। बाद में टाइम ऑफ द विदेश पार्टी के अहमद खान की वादी 2 में दिखाई दी। साथ ही साथ उसी वर्ष में अंत में वे वाजपेयी में भी अभिनय करने का निर्माण और रूपी मनोवैज्ञानिक थ्रिलर मोसिंग के साथ अपनी शुरुआत की, जिसमें तब्बू ने सह अभिनय किया और फिल्म ज़्यादातर समीक्षाओं ने नकारात्मक समीक्षा दी। सुभाष गुप्ता ने इसे घटिया गड़बड़ कहा और वह अगली फिल्म जॉन अब्राहम एक तरह से जॉन अब्राहम के साथ नकारात्मक समीक्षाएं मिली, जिससे साथ साथ घटिया गड़बड़ हुई और वह अगली बार जॉन अब्राहम के साथ शतक एक्शन फिल्म सत्य में जयते में 2018 में दिखाई दी। उसी वर्ष में नवोदय दीप जैन द्वारा निर्देशित मनोवैज्ञानिक काली गुल्लू में दिखाई दिए, जहां उन्होंने पुरानी दिल्ली में रहने वाले एक बिजली मिस्त्री की भूमिका निभाई, जो वास्तविकता पर अपनी पकड़ खोने लगता है। उन्हें मेलबर्न भारतीय फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला और फिल्म का प्रीमियम 52वें बेस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में वह 2017 में MAMI फिल्म फेस्टिवल लॉस एंजिल्स के इंडियन फिल्म फेस्टिवल, कर्नाटक फिल्म फेस्टिवल और विकलैंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में शिकागो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया। उसी वर्ष उनकी अंतिम रिलीजिंग तबरेज सूरज की नाटकीय लव सोनियन थी, जो कि सेक्स तस्करी के बारे में एक फिल्म थी। इसका प्रीमियम 2018 को लंदन इंडिया फिल्म फेस्टिवल में हुआ। इसे 14 सितंबर 2018 को भारत में रिलीज़ किया गया और इसका परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया था। और देवसी मुखर्जी की भूषण में वाजपेयी एक बीमार सेवानिवृत्त मुंबई पुलिस वाले की भूमिका निभाई, जो कि उत्तरी भारतीय लड़की से दोस्ती करता है। जब स्थानीय लोगों शहर में प्रवासी से छुटकारा पाने की कोशिश पाता है, तो फिल्म उनके निर्देशांक की समीक्षाओं पर सकारात्मक प्रतिक्रिया है। और नम्रता जोशी ने उनके लिए भी भूषण के अपने अतिकीर्ण में आश्चर्यजनक बताया और केवल अपने चेहरे के साथ बल्कि अपने पूरे शरीर की तैनात करने में काम लिया। ऐसी भूमिकाओं ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं के लिए पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और एक अभिनेता द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दूसरा एशियन फेशियल स्क्रीन अवार्ड दिलवाया। 2019 में उन्होंने कला में उनके योगदान के लिए भारत का चौथा सार्वजनिक नागरिक समापन पद्मश्री दिया गया। उसी वर्ष उन्होंने अभिषेक चौबे की एक्शन फिल्म सोनचेर के डकैत मान सिंह की भूमिका निभाई। राजा सैनी ने अपनी समीक्षाओं में लिखा कि वाजपेयी के विद्रोही
प्रमुख के लिए उत्कृष्ट है। साथ ही साथ दोस्तों 2019 में उन्होंने कला में उनके योगदान के लिए भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म श्री दिया गया। साथ ही साथ उसी वर्ष उन्होंने अभिषेक चोपड़े की एक्शन फिल्म सोचरियन में डकैत मान सिंह की भूमिका निभाई। राजा सैनी ने अपनी समीक्षाओं में लिखा कि वाजपेयी के विद्रोही प्रमुख के रूप में उत्कृष्ट। बाद में राजा निंद्रोही द्वारा निर्देशित स्पाई एक्शन ड्रामा वेब सीरीज द स्पेन मैन में दिखाई दी और उत्कृष्ट डीजे अभी वाजपेयी श्रीकांत लीवर की भूमिका निभाई, एक मध्यवर्गीय व्यक्तिगत जो कि गुप्त रूप से एक खुफिया एजेंसी के लिए काम करती हैं। संगला और उनके प्रदर्शन को आलोचनाओं में हिंदुस्तान टाइम्स के रोहित नाहर के साथ सकारात्मक प्रक्रिया मिली। मनोज बाजपेयी ने जैसे ही आमतौर पर सहज रूप से उत्कृष्ट किया और इनकी जो एक्टिंग भी थी वो वंडरफुल लोगों द्वारा बड़ी पसंद की गई। साथ ही साथ इसी के साथ इन्हें चलते हुए कई अवार्ड्स भी दिए गए। साथ ही साथ 2020 में वाजपेयी श्री कुंद एक तरह से क्राइम थ्रिलर फिल्म मैक्सेस जेरी सीरीज किलर में सहायक भूमिका निभाते हुए नजर आए, जिसमें जैकलिन फर्नांडिस सह कलाकार थी। नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई फिल्म ने नकारात्मक समीक्षाएं मिली। साल की उनकी अंतिम रिलीजिंग दिल्ली जो दोसांझ और फिरतीन शाह खान के साथ कॉमेडी फिल्म सूरज पे मंगलवारी थी। यह कोविड-19 महामारी के कारण लगभग 8 महीने बाद भारत में नाटकीय रूप से रिलीज होने वाली पहली फिल्म थी। अगले साल उन्होंने डिस्कवरी प्लस पर क्वेश्चन शो सीक्रेट ऑफ द बीजे एक तरह से वाजपेयी थ्रिलर साइंस कैंस पर हिट की। फिल्म को G5 पर रिलीज किया गया था। इसकी मिश्रित आलोचनाओं और प्रतिक्रियाएं मिली। साथ ही साथ वाजपेयी के विविध अभिनेता है और साथ ही साथ निर्देशक भी अभिनेता के साथ भी काम करते हुए नजर आए हैं। फिल्म में अपनी पारंपरिक भूमिकाओं के लिए जाने जाते हैं। अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने के 2014 के प्रतिपक्षी के रूप में अपनी भूमिकाओं को प्रेरित के रूप में एक्स 2021 में वाजपेयी के साथ प्रदर्शन का हवाला किया और वाजपेयी फिल्म उद्योग की शीर्षक अभिनेताओं की तुलना में उनके द्वारा कमाई जाने वाली वेतन और समाज के बारे में भी एक मूर्ख रखते हैं। उन्हें अमिताभ बच्चन, नसीरुद्दीन खां और रघुवीर यादव को प्रेरणा बताते हैं। निर्देशक राम गोपाल वर्मा उन्हें अपने एक की शिक्षक मानते हैं और कहा कि वे सबसे अच्छे अभिनेता हैं। उनके साथ एक तरह से मेन काम है कि शेख कपूर, जिन्होंने उन्हें बैटिंग किल में निर्देशन किया और याद करते हुए कि मनोज में बस थोड़ा सा काम करने बहुत अधिक चित्रित करने की क्षमता है। उन्हें भी एक दर्शन को ओवर स्पेल करने की कोशिश नहीं की और एक न्यूनतम साथ पूरी तरह से सहज दिखाई दी। साथ ही साथ इसी के साथ मनोज में बस थोड़ा सा काम करते हुए भाव चित्रित करने के लिए समित थी। उन्होंने कभी भी एक दर्शक को ओवर स्प्ले करने की कोशिश नहीं की और एक न्यूनतम बैर के साथ पूरी तरह से सहज दिखे। निर्देशक हैसल मेहनत के अनुसार मनोज में कुछ अन्य लोगों की तरह खुद को बदलने की क्षमता है। सत्य ने बीगो में के रूप में वाजपेयी के प्रदर्शन को हिंदी सिनेमा का सबसे यादगार पात्रों में से एक माना जाता है। साथ ही साथ इसे उनका संवाद मुंबई का राजा कौन बिंकू में और मुंबई का राजा कौन बिंकू मोहन के मान के चित्रण को अन्य भूमिकाओं में अभिनेताओं के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में श्रेय दिया। यदि यह सत्य है तो मनोज के शानदार प्रदर्शन के लिए नहीं होता और इधर और मेरे अभिनेता भी इसे इंतजार कर रहे होते और स्वीकार किया। मनोज ने अपने फिर दरवाजे खोले और पत्रकार लेखन अजय सिंह ने अपने पुस्तक ओपर कौन में एस्टोन के चित्रण के बारे में लिखा। साथ ही साथ वाजपेयी के प्रदर्शन में एक डर की समीक्षा परिणाम की फिल्मोग्राफी मनोज वाजपेयी की। भाई ये इतनी सारी फिल्मों के बारे में मैंने बताया, फिर भी एक एक कर बेसिकली इनकी सुपर हिट मूवीज़ जो है वो आपको मैं बताता हूँ, क्योंकि टैलेंटेड ये बंदे हैं। मनोज वाजपेयी के बारे में बेसिक डिटेल तो मैंने बता दी थी। साथ ही साथ बिहार के पश्चिम जिले में बहुत शहर में एक छोटे से गांव में, जैसा कि मैंने बताया, ये पले बड़े थे। वाजपेयी ने उधर 1984, वेडिंग क्वीन 1994 में ऐसी कई फिल्मों की पूरी लिस्ट अब मैं आपके सामने खोलने वाला हूँ। 1984 में बैटल क्वीन और इसके साथ उनकी अगली फिल्म आपको देखने को मिली द्रोह काल और दस्तक। साथ ही साथ इसके साथ उनकी एक और धमाकेदार फिल्म दाऊदा और 1998 में सत्य
प्रेम कथा और 1999 में कौन है, साथ ही साथ सुल और साथ ही साथ 2000 के अंदर फिज और दिल में मत ले यार, ये 2022 एक तरह से 20 में आपको देखने को मिली। घात 2020 में जुबेद अख्तर, साथ ही साथ सड़क 2002, पिंजरा 2003। सड़क के अंदर संजय दत्त के साथ बड़ी ही डिसास्टर, मैं क्या बोलूँ, ख़त्म से भी ख़त्म यानी ये मूवी आई। और इसी के बाद सड़क 2 फिर भी पता नहीं क्या सोच के बनाई, उसने भी सुपर फ्लॉप का रिकॉर्ड तोड़ डाला। साथ ही साथ LOC कारगिल और साथ ही साथ वीर जारा और इत्काल दा फेवरेट गेम में देखने को मिले। फरबे और खुश 2006, 1971 2007 स्वामी और मनी है तो हनी है, जुगाड़ 2009, साथ ही साथ जेल 2009, पुली 2010, राजनीति 2010, रामायण द एम्पायर 10, आरक्षण 2011, लंका चटगांव 2012, गैंग ऑफ द बोशेल पार्ट 2, चक्रव्यूह 2022, समर 2023, विशेष 26, आउट एंड द वाटर, सत्य संग्रह महाभारत, साथ ही साथ 2014 में अंजना और 2015 में तेवर जय हिंद और साथ ही साथ 2016 में तांडव, अलीगढ़ ट्रैफिक, कृति, बुद्धिन सिंह और बूनट, साथ ही साथ आहा, तकरीबन 7 फिल्में की। साथ ही साथ 2017 में इन्होंने नाम सबनम, जी हाँ दोस्तों, नाम सबनम नाम की एक मूवी की सरकार थी शाहरुख खान। साथ ही साथ दोस्तों ये जो मूवी थी ठीक ठाक प्रदर्शन करते हुई मिली, एक तरह से रुक इनका नाम था। और बागी 2, जी हाँ दोस्तों, बागी 2 जो कि बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक प्रदर्शन करते हुए नजर आई। और साथ ही साथ सोने की चिड़िया, साथ ही साथ किलर, सूरज पे मंगल भारी, दिलजीत दोसांझ के साथ मैन क्या आप इसे सुन सकते हो और डायल 100 और गुमराह। साथ ही साथ 2023 में इनकी अपकमिंग मूवीज़ है G5 के बंदा, जी हाँ दोस्तों, आज ही के दिन इसे रिलीज़ करना है ऑफिशियल रूप से, ये आपको देखने को मिलेगी G5 के OTT प्लेटफॉर्म पर। साथ ही साथ एक ट्रेलर ऑफिशियल रूप से रिलीज़ किया जाएगा, उसी के साथ इसे रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ टेलीविज़न की सीरीज़ के अंदर भी इनका इतना बड़ा एक तरह से हिस्सा है। 1983 में एक तरह से शिफ्ट, साथ ही साथ हम बम्बई नहीं जाएंगे और कलाकार 1984 में, साथ ही साथ 1997 में गथक कम या ज़्यादा, 2005 से 2006, 2019 में द फैमिली मैन, जी हाँ दोस्तों, इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि द फैमिली मैन थी, जिसके मल्टीपल सेक्शन आपको देखने को मिल चुके हैं। 2021 में रे और कोहिनूर का रहस्य और फर्जी 2023, जी हाँ दोस्तों, फर्जी जिसके बारे में बात की जाए तो बहुत ही एक तरह से जहर डालने वाली ये सीरीज़ है। अमेज़ॉन प्राइम पे मिर्ज़ापुर के बाद दूसरी ऐसी सीरीज़ है जिसने की इतने ज़्यादा बार देखा गया। D2R फिल्म से द्वारा इसे एक तरह से बनाया गया है। साथ ही साथ शरबत मुख्य रूप से इनकी एक तरह से सीरीज है 2023 की। वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा कर इसे हाल पर सेट कर दे। साथ ही साथ दोस्तों अब हम इस मूवी के साथ साथ मनोज बाजपेयी के बारे में भी सारी डिटेल जान चुके हैं। साथ ही साथ और भी कई अपडेट है, सारे की सारी मैं आपको बता चुका हूँ। और साथ ही साथ म्यूज़िक वीडियो में मुंबई में कब्बा और कुड़ी मेरी, इसके अंदर भी आपको देखने को मिले। तो बेसिकली सारी मूवीज़, सॉन्ग, साथ ही साथ जितनी भी इनकी वेब सीरीज़ थी सारी के बारे में डिटेल मैंने बता दी। अपकमिंग जो आपको देखने को मिलने वाली उन सभी के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया। साथ ही साथ दोस्तों और भी कई अपडेट हमने बताई, तो वीडियो को लाइक कर दे। तो दोस्तों अब इसी के साथ हम आसाराम बापू के बारे में जान लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, इन सभी के बारे में तो आप सभी को पता होगा और आसाराम बापू के बारे में भी हम जानेंगे। वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो साथ ही साथ प्रोडक्शन जी स्टूडियोज़ ने किया है और रिलीजिंग तो आपको पता ही होगी 30 मई 2023। जी हाँ दोस्तों, ऑफिशियल रूप से इसे आज रिलीज़ किया गया है। और साथ ही साथ आसाराम बापू के बारे में डिटेल जानना चालू करते हैं। मुख्य रूप से असमल सिरुमलवी हर पल्लानी इनका पूरा नाम है। जन्म 17 अप्रैल 1971 को हुआ, जिन्हें भक्तों द्वारा आसाराम बापू के नाम से जाना जाता है। कि भारतीय धार्मिक नेता और सज्जन एक तरह से बलात्कारी, जो कि 1970 के दशक की शुरुआत में सुर्खियों में आने लगे थे। 2013 तक अनुमान लगाया गया था कि उन्होंने भारत के विदेश
में 400 से भी अधिक आश्रम और 40 स्कूल स्थापित किए थे। साथ ही साथ इसी के साथ इनके बारे में मुख्य रूप से बात की जाए तो असिल सिरफालिनी हरपलानी मुख्य रूप से 17 फरवरी को जन्म हुआ इनका। आज 82 साल के एक बुढ़े हो चुके हैं। ब्रिटेन साथ ही साथ नागरिकता इनकी भारत की भी है और इन्हें आसाराम बापू के नाम से जाना जाता है। संगठन श्री योग वेदांत सेवा समिति। और ये मुख्य रूप से जेल में सड़ रहे हैं अभी बलात्कार 2018 के केस में, बलात्कार, हत्या, अपराधी, धमकी। साथ ही साथ दंड इनकी आजीवन कारावास। साथ ही साथ इनकी स्थिति 31 अगस्त 2013 को इंदौर मध्य प्रदेश में गिरफ्तार कर लिया गया। कांड एक तरह से देते हुए लाते। साथ ही साथ भागीदारी नारायण साई। जी हाँ दोस्तों, नारायण साई भी इनके साथ मिले हुए थे, उन्हें भी एक तरह से कर दिया गया जेल में। साथ ही साथ इसी के साथ लाइव इम्पोर्शन आसाराम बापू पार्टनर्स। साथ ही साथ इनके खिलाफ अवैध अतिक्रमण, बलात्कार और एक गृह से छेड़छाड़ के संबंध में कई कानूनी कार्रवाई शुरू की हैं। 2018 में आसाराम को जोधपुर में एक विशेष अनुसूचित जाति जनजाति एक तरह से अदालत के विशेष न्यायाधीश मलुद शर्मा द्वारा एक नाबालिग के बलात्कार के आरोप में इन्हें जोधपुर अर्जित कारावास की सजा काट रहे हैं। दिसंबर 2017 में आखिर भारतीय खंड पर स्थित हिंदू संतों और साधु के शीर्ष संगठन द्वारा आसाराम को नकली बाबा घोषित कर दिया गया था। आसाराम बापू का जन्म 17 अप्रैल 1971 को ब्रिटेन भारत में नवशाह जिले के बैरगन गांव में हुआ। वर्तमान में बैरगन टाउन संधा जिला सिंध पाकिस्तान में जमा नवाज अली ती में स्थित है। साथ ही साथ उनका जन्म नाम अश्विन हरपलानी या अश्विन सिरमलानी, ये इसी कारण से दोस्तों आप समझ गए कि पाकिस्तान के एक तरह से लक्षण इनकी घुस चुके हैं पिछवाड़े में। साथ ही साथ 1987 में भारत के विभाजन के बाद वे और उनका परिवार सिंध में अपनी अचल संपत्ति छोड़कर अहमदाबाद चले आए, जो भारत में पूर्व बॉम्बे राज्य अब गुजरात का हिस्सा है, जहां आसाराम के पिता ने कोयला और लकड़ी बेचने का व्यवसाय स्थापित किया। अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्विन ने थोड़ी समय के लिए इस व्यवसाय को चलाया। जब उनकी पिता की मृत्यु हो गई तो उन्होंने 30वीं कक्षा तक जय हिंद हाई स्कूल में औपचारिक शिक्षा प्राप्त की। अश्विन का घर से भागने का इतिहास था और जिसकी शुरुआत 15 अप्रैल की उम्र में हुई थी, जब वह अपनी अंतिम शादी से 8 दिन पहले एक आश्रम से भाग गया था। घर में दूसरी ऐसी एक आयोजना में स्थापित धार्मिक अध्ययन व्यक्ति थे। उन्होंने गांधीवाद के एक आश्रम में अपने शिष्य के रूप में नियुक्ति की और 7 अक्टूबर 1964 को उनका नाम आसाराम रखा। सूरतों का कहना है कि वे धार्मिक नेताओं के रूप में अपनी स्थापित से पहले शराब और चाय बेचने का भी, साइकिल की मरम्मत करने का भी, चीनी व्यापार करने का तक का कई व्यवसाय में शामिल थे। मुख्य राम आसाराम के 2 बेटे हैं, नारायण साई और एक बेटी भी हैं। आसाराम हमेशा एक गृहस्थ रहे हैं और उनकी कभी साधु नहीं ठहराया गया है। उनका बेटा नारायण आसाराम के साथ काम करता है और साथ ही साथ 2019 में एक सत्ता अदालत ने 2013 में एक पूर्व महिला भक्त द्वारा दायर का बलात्कार के मामले में नारायण को आजीवन कारावास मिला। जी हाँ दोस्तों, बेटा और बाप दोनों ही सड़ रहे हैं जेल में। साथ ही साथ उनकी अधिकारी जीवनी के अनुसार आसाराम 4 जुलाई 1971 को अहमदाबाद लौटे और 26 जनवरी 1972 को साबरमती के तट पर स्थित मोटर गांव में एक झोपड़ी बनाई। हालांकि उनके अधिकारी जीवनी में इसका उल्लेख नहीं है। आसाराम मॉडर्न और सदविश आश्रम के बाग में अपनी झोपड़ी स्थित करने से पहले 2 साल तक रहे। वे एक लोकप्रिय कथावाचक और उन्होंने हास्य, संगीत और नृत्य और साथ ही साथ अपने प्रवचनों का संयोजन किया है। शुरू में अपनी सिंधी समुदाय के बाहर उन्हें अन्य पिछड़े वर्गों की दलितों का आकर्षण किया। साथ ही साथ इसी के साथ वह लोकप्रिय कथावाचक भी हैं। साथ ही साथ इसी के साथ कई राजनीतिक नेता दल तक उनका सम्मान करने के लिए उनसे मिलने आते हैं। साथ ही साथ 2013 तक आसाराम ने भारत के 18 अन्य देशों में 40 मिलियन से भी अधिक अनुयायियों को साथ 400 बड़े छोटे आश्रम बनाने का दावा किया है। जी हाँ दोस्तों, सारे की एसटीसी हो चुकी है। आसाराम की मूल शिक्षा हिंदुत्व केंद्रीय विचारों के अनुसार राम पुलियानी ने अपनी शिक्षाओं के स्पष्ट ब्रह्मचारी स्वरे उल्लेखित किए हैं।
ब्रह्मचार्य और गुरु शिष्य संबंधों के प्रमुखता पर जोर देते हुए भक्तों के बीच आसाराम को अचूक मानने वाले उनके प्रतिनिधि उनके भी चीज़ के बारे में सवाल करते हुए दिखे हैं। आसाराम लंबे समय से समाज की बढ़ती यौन मुक्ति के खिलाफ मूर्ख रहे हैं और पश्चिम संस्कृति को कलावृत्ति के बारे में जानते हैं। बाकी आप सबको चूतिया पर सारे के सारा पता है। और एक और नया ट्विस्ट है, उनकी संपत्ति 2008 तक मूल्यांकन लगभग 5,000 करोड़ रुपए थी। भाई साहब 5,000 करोड़, जी हाँ दोस्तों। साथ ही साथ सारी की सारी जब्त कर ली गई है और थोड़ी ट्रस्ट में भी है। अभी फरवरी 2009 में गुजरात विधानसभा में अकेले अहमदाबाद में 67.9 वर्ग मीटर की शुद्ध भूमि पर आसाराम के अवैध रूप से अतिक्रमण को स्वीकार किया गया था। और फरवरी 2013 में गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय में 700 करोड़ के भूमि अतिक्रमण के उनके खिलाफ मुकदमे चलाने की सिफारिश की गई थी। गुरुकुल महोदय 2008 में आसाराम के 40 आश्रम में गुरुकुल आश्रय विद्यालय छुड़े हुए थे और 9 जुलाई 2008 को आसाराम के अवैध विद्यालय से 2 लड़के लापता हो गए। माता पिता ने आरोप लगाया कि आश्रम प्रशासक ने उन्हें पुलिस की शिकायत दर्ज करवाने से रोकने की कोशिश की और आसाराम को दिग्गजों से संकेत मिलने पर पुलिस ने उन्हें परेशान किया। साथ ही साथ इसी के साथ जिस प्रकार से आप यदि पूरी हिस्ट्री जानना चाहते हो, इनके बारे में जानना चाहते हो, तो आप जाकर देख सकते हो। जो हाल ही में एक तरह से MX प्लेयर पर जो एक तरह से सीरीज आई थी, यानी जो आपको देखने को मिली है ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर, उसी के बारे में जिसका नाम एब्सोल्यूट आश्रम था। उसका सेक्शन 2 भी आ चुका है, 3 अभी एक तरह से आने वाला है। वो भी बहुत ही ज़बरदस्त सीरीज है। सारा का सारा खेल सब कुछ आपको उसके अंदर भर भर कर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ सब चीज़ उसमें देखने को मिलने वाली है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली गुजरात राज्य सरकार ने मोटा आश्रम में हुई मौत की जांच के लिए नियुक्त त्रिवेदी आयोग गठन किया। साथ ही साथ और कुछ नहीं बता पाऊँगा मैं इनके बारे में, क्योंकि ज़्यादा कुछ आप सभी को पता है कि किस प्रकार से इन्हें जेल में पटक के एक तरह से सड़ाया जा रहा है। और अब हम इसके बाद हम जानने वाले हैं मनोज बाजपेयी के बारे में, तो जान ही चुके हैं। और अब जानते हैं हम इस एक तरह से म्यूज़िक, इस सीरीज़ यानी मूवी के अंदर म्यूज़िक देते हुए नजर आए सिद्धार्थ हल्दीपुरा और संगीत हल्दीपुरम की संगीत जोड़ी है। यह जोड़ा फिल्म मर्डर 2 में उनकी शीर्षक पंक्ति की रचना और जरा करीब से साथ प्रमुख में पड़ी है, जिसके लिए उन्होंने 2012 के सर्वश्रेष्ठ संगीतकारों में अपना स्टार एंटरवाइड अवार्ड जीता है। इसलिए उन्होंने चिन्हित किया है कि मुख्यधारा और बॉलीवुड संगीत दृश्य में प्रवेश किया है। साथ ही साथ इनकी परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक थी, लोगों द्वारा इन्हें पसंद किया गया। साथ ही साथ इसी के चलते चलते इन पर भी कई सीरीज़ें बनाई जा रही है। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत करो यार। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा के इसे ऑल पर सेट कर दो। तो दोस्तों वीडियो में हम आपको सारी की सारी अपडेट, सारी डिटेल, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ ही साथ दोस्तों यदि आपको और भी कुछ डिटेल जाननी हो तो कमेंट कर दे, आप कमेंट बॉक्स में आकर प्यारा सा कमेंट कीजिए, हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ 2012 में इस एक तरह से व्यक्ति ने संगीत से वैगब्रिक और इंटरवेट अवार्ड भी जीता। डिस्कोग्राफी और फिल्मोग्राफी में संगीत देते हुए नजर आया। दोनों ने प्रमुख हिंदी मराठी फिल्मों के लिए संगीत दिया है और अपने कुछ वर्षों में संगीत निर्देशक इस जोड़ी ने मर्डर 2, ब्लड मनी, हत्या, फ्रूट एंड द ब्रेड, हम और उन्हें रिसीव और उपन्यास वंस ऑफ द टैक्स ऑफ द मुंबई में कई एक तरह से भूमिकाओं में अपना रोल दिया है। बॉलीवुड फिल्मों में फल और अखरोट 2009, बर्ड आइलैंड 2010, मर्डर 2, ब्लड मनी, नशा 2013, आत्मा 2013, हम है यारी कार के, मैटर अराउंड डांस 2014, शीर्षक हीन 2015, लव गेम्स 2016, राज रिबिट 2016। मराठी फिल्में रूठा 2015, एक बंदूक X और टाइटल ट्रैक लाइफ ओके 2013। डिस्कोग्राफी आर जरा करीब से मर्डर 2, तेरा नशा मूवी में और आर जुद ब्लड मिनी। साथ ही साथ
तुझको भुलाना मर्डर 2, लेला नशा, शादी सादे दिल जाने, बॉर्डर लाइट चित, एक तरह से उमर सोनियन, चिड़िया की मूर्ति और ओ मेरी जान राजा रिबूट के अंदर भी आपको देखने को मिले हैं। तो दोस्तों इन सभी के बारे में पूरी की पूरी जो डिटेल है, और जैसे ही आज ये रिलीज़ होती है कल या परसों के अंदर मैं इसके ऊपर पूरी लॉन्ग वीडियो ला दूंगा, जिसके अंदर हम आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे इस सीरीज के बारे में क्या क्या अपडेट है और क्या इसका रिस्पॉन्स रहा है, लोगों द्वारा इसे पसंद किया गया, एक्टिंग रिव्यू सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आखिर बार दोस्तों सारी की सारी चीज़ें हमने बता दी है। तो दोस्तों अब इसी के साथ हम आसाराम बापू के बारे में जान लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, इन सभी के बारे में तो आप सभी को पता होगा, और आसाराम बापू के बारे में भी हम जानेंगे। वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो साथ ही साथ प्रोडक्शन जी स्टूडियोज़ ने किया है, और रिलीजिंग तो आपको पता ही होगी 30 मई 2023। जी हाँ दोस्तों, ऑफिशियल रूप से आज रिलीज़ किया गया है, और साथ ही साथ आसाराम बापू के बारे में डिटेल जानना चालू करते हैं। मुख्य रूप से असमल सिरुमलवी हरपलानी इनका पूरा नाम है। जन्म 17 अप्रैल 1971 को हुआ, जिन्हें भक्तों द्वारा आसाराम बापू के नाम से जाना जाता है, कि भारतीय धार्मिक नेता और सज्जन एक तरह से बलात्कारी, जो कि 1970 के दशक की शुरुआत में सुर्खियों में आने लगे थे। 2013 तक अनुमान लगाया गया था कि उन्होंने भारत के विदेश में 400 से भी अधिक आश्रम और 40 स्कूल स्थापित किए थे। साथ ही साथ इसी के साथ इनके बारे में मुख्य रूप से बात की जाए तो असिल सिरुफालिनी हरपलानी मुख्य रूप से 17 फरवरी को जन्म हुआ इनका। आज 82 साल के एक बुढ़े हो चुके हैं। ब्रिटेन साथ ही साथ नागरिकता इनकी भारत की भी है, और इन्हें आसाराम बापू के नाम से जाना जाता है। संगठन श्री योग वेदांत सेवा समिति, और ये मुख्य रूप से जेल में सड़ रहे हैं अभी बलात्कार 2018 के केस में, बलात्कार, हत्या, अपराधी, धमकी। साथ ही साथ दंड इनकी आजीवन कारावास। साथ ही साथ इनकी स्थिति 31 अगस्त 2013 को इंदौर मध्य प्रदेश में गिरफ्तार कर लिया गया। कांड एक तरह से देते हुए लाते। साथ ही साथ भागीदारी नारायण साई। जी हाँ दोस्तों, नारायण साई भी इनके साथ मिले हुए थे, उन्हें भी एक तरह से कर दिया गया जेल में। साथ ही साथ इसी के साथ लाइव इम्पोर्शन आसाराम बापू पार्टनर्स। साथ ही साथ इनके खिलाफ अवैध अतिक्रमण, बलात्कार और एक रवा से छेड़छाड़ के संबंध में कई कानूनी कार्रवाई शुरू की हैं। 2018 में आसाराम को जोधपुर में एक विशेष अनुसूचित जाति जनजाति एक तरह से अदालत के विशेष न्यायाधीश मलूद शर्मा द्वारा एक नाबालिग के बलात्कार के आरोप में इन्हें जोधपुर स्थित कारावास की सजा काट रहे हैं। दिसंबर 2017 में आखिर भारतीय खंड पर स्थित हिंदू संतों और साधुओं के शीर्ष संगठन द्वारा आसाराम को नकली बाबा घोषित कर दिया गया था। आसाराम बापू का जन्म 17 अप्रैल 1971 को ब्रिटेन भारत में नवशाह जिले के बैरगन गांव में हुआ। वर्तमान में बैरगन टाउन संधा जिला सिंध पाकिस्तान में जमा नवाज अली तहसील में स्थित है। साथ ही साथ उनका जन्म नाम अश्विन हरपलानी या अश्विन सिरुमलानी, ये इसी कारण से दोस्तों आप समझ गए कि पाकिस्तान के एक तरह से लक्षण इनकी घुस चुके हैं पिछवाड़े में। साथ ही साथ 1987 में भारत के विभाजन के बाद वे और उनका परिवार सिंध में अपनी अचल संपत्ति छोड़कर अहमदाबाद चले आए, जो भारत में पूर्व बॉम्बे राज्य अब गुजरात का हिस्सा है, जहां आसाराम के पिता ने कोयला और लकड़ी बेचने का व्यवसाय स्थापित किया। अपनी पिता की मृत्यु के बाद अश्विन ने थोड़ी समय के लिए इस व्यवसाय को चलाया। जब उनकी पिता की मृत्यु हो गई तो उन्होंने 30वीं कक्षा तक जय हिंद हाई स्कूल में औपचारिक शिक्षा प्राप्त की। अश्विन का घर से भागने का इतिहास था, और जिसकी शुरुआत 15 अप्रैल की उम्र में हुई थी, जब वह अपनी अंतिम शादी से 8 दिन पहले एक आश्रम से भाग गया था। घर में दूसरी ऐसी एक आयोजना में स्थापित धार्मिक अध्ययन व्यक्ति थे। उन्होंने गांधीवाद के एक आश्रम में अपने शिष्य के रूप में नियुक्ति की, और 7 अक्टूबर 1964 को उनका नाम आसाराम रखा। सूरतों का कहना है कि वे धार्मिक नेताओं के रूप में अपनी स्थापित से पहले शराब और चाय बेचने का भी, साइकिल की मरम्मत करने का भी, चीनी व्यापार करने का तक का कई व्यवसाय में शामिल थे। मुख्य आसाराम के 2 बेटे हैं, नारायण साई, और एक बेटी भी हैं। आसाराम हमेशा एक गृहस्थ रहे हैं, और उनकी
कभी साधु नहीं ठहराया गया है। उनका बेटा नारायण आसाराम के साथ काम करता है और साथ ही साथ 2019 में एक सत्ता अदालत ने 2013 में एक पूर्व महिला भक्त द्वारा दायर का बलात्कार के मामले में नारायण को आजीवन कारावास मिला। जी हाँ दोस्तों, बेटा और बाप दोनों ही सट रहे हैं जेल में। साथ ही साथ उनकी अधिकारी जीवनी के अनुसार आसाराम 4 जुलाई 1971 को अहमदाबाद लौटे और 26 जनवरी 1972 को साबरमती के तट पर स्थित मोटर गांव में एक झोपड़ी बनाई। हालांकि उनके अधिकारी जीवनी में इसका उल्लेख नहीं है। आशाराम मोर्टन और सदविश आश्रम के बाग में अपनी झोपड़ी स्थापित करने से पहले 2 साल तक रहे। वे एक लोकप्रिय कथावाचक और उन्होंने हास्य संगीत और नृत्य और साथ ही साथ अपने प्रवचनों का संयोजन किया है। शुरू में अपनी सिंधी समुदाय के बाहर उन्हें अन्य पिछड़े वर्गों की दलितों का आकर्षण किया। साथ ही साथ इसी के साथ वह लोकप्रिय कथावाचक भी हैं। साथ ही साथ इसी के साथ कई राजनीतिक नेता और दल तक उनका सम्मान करने के लिए उनसे मिलने आते हैं। साथ ही साथ 2013 तक आसाराम ने भारत के 18 अन्य देशों में 40 मिलियन से भी अधिक अनुयायियों के साथ 400 बड़े छोटे आश्रम बनाने का दावा किया है। जी हाँ दोस्तों, सारे की एसटीसी हो चुकी है। आसाराम की मूल शिक्षा हिंदुत्व केंद्रीय विचारों के अनुसार राम पुलियानी ने अपनी शिक्षाओं के स्पष्ट ब्रह्मचारी स्वरूप उल्लेखित किए हैं। ब्रह्मचार्य और गुरु शिष्य संबंधों की प्रमुखता पर जोर देते हुए भक्तों के बीच आसाराम को अचूक मानने वाले उनके प्रतिनिधि उनके भी चीज़ के बारे में सवाल करते हुए दिखे हैं। आसाराम लंबे समय से समाज की बढ़ती यौन मुक्ति के खिलाफ मूर्ख रहे हैं और पश्चिम संस्कृति को कलावृत्ति के बारे में जानते हैं। बाकी आप सबको चूतिया पर सारे का सारा पता है। और एक और नेट से उनकी संपत्ति 2008 तक मूल्यांकन लगभग 5000 करोड़ रुपए थी। भाई साहब, 5000 करोड़। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ सारी की सारी जब्त कर ली गई है और थोड़ी ट्रस्ट में भी है। अभी फरवरी 2009 में गुजरात विधानसभा में अकेले अहमदाबाद में 67.9 वर्ग मीटर की शुद्ध भूमि पर आसाराम के अवैध रूप से अतिक्रमण को स्वीकार किया गया था। और फरवरी 2013 में गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय में 700 करोड़ के भूमि अतिक्रमण के उनके खिलाफ मुकदमे चलाने की सिफारिश की गई थी। गुरुकुल महोदय 2008 में आसाराम के 40 आश्रम में गुरुकुल आश्रय विद्यालय छुड़े हुए थे और 9 जुलाई 2008 को आसाराम के अवैध विद्यालय से 2 लड़के लापता हो गए। माता पिता ने आरोप लगाया कि आश्रम प्रशासन ने उन्हें पुलिस की शिकायत दर्ज करवाने से रोकने की कोशिश की और आसाराम को दिग्गजों से संकेत मिलने पर पुलिस ने उन्हें परेशान किया। साथ ही साथ इसी के साथ जिस प्रकार से आप यदि पूरी हिस्ट्री जानना चाहते हो, इनके बारे में जानना चाहते हो, तो आप जाकर देख सकते हो। जो हाल ही में एक तरह से MX प्लेयर पर जो एक तरह से सीरीज आई थी, यानी जो आपको देखने को मिली है ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर, उसी के बारे में जिसका नाम एब्सोल्यूट आश्रम था, उसका सेक्शन 2 भी आ चुका है। 3 अभी एक तरह से आने वाला है। वो भी बहुत ही ज़बरदस्त सीरीज है। सारा का सारा खेल सब कुछ आपको उसके अंदर भर भर कर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ सब चीज़ उसमें देखने को मिलने वाली है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली गुजरात राज्य सरकार ने मोटर आश्रम में हुई मौत की जांच के लिए नियुक्त TK त्रिवेदी आयोग गठन किया। साथ ही साथ और कुछ नहीं बता पाऊंगा मैं इनके बारे में, क्योंकि ज़्यादा कुछ आप सभी को पता है कि किस प्रकार से इन्हें जेल में पटक के एक तरह से सड़ाया जा रहा है। और अब हम इसके बाद हम जानने वाले हैं मनोज बाजपेयी के बारे में, तो जान ही चुके हैं। और अब जानते हैं हम इस एक तरह से म्यूज़िक इस सीरीज़ यानी मूवी के अंदर म्यूज़िक देते हुए नजर आए सिद्धार्थ हल्दीपुरा और संगीत हल्दीपुरम की संगीत जोड़ी है। यह जोड़ा फिल्म मर्डर 2 में उनकी शीर्षक पंक्ति की रचना और जरा करीब से साथ प्रमुख में पड़ी है, जिसके लिए उन्होंने 2012